Hello everyone, my name is Ujjwal Dikshit and today we are going to study yet another case, Reena Kumari versus Dinesh Kumar Mahato. This case is a part of our top 100 case summary for CLAT PG 2026. So what does this case talks about? So there are two sections which are relevant for this case. First is section 125 of CRPC, which talks about maintenance to wife, maintenance to children, whether legitimate or illegitimate, and maintenance to parents of a person who has sufficient means to maintain them. The second important section is section 9 of Hindu Marriage Act, which talks about restitution of conjugal right. तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट सेक्शन 125. देखो करना करना क्या है, मैं आपको दोनों अच्छे से समझा दूंगा जो इससे रेलेवेंट चीज़ें हैं इन सेक्शंस के थ्रू, एंड देन यू योरसेल्फ डिसाइड दिस केस, किस केस में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, एंड यू विल रीच एट द राइट कंक्लूजन. ओके, क्योंकि लीगल एक्यूमेन आपका इसी तरीके से डेवलप होगा. सबसे पहले हम लोग सेक्शन 125 पे पहुंचते हैं. 125 का मतलब क्या है? 125 सीआरपीसी जो कि अब 144 हो गया है बीएनएसएस का. ठीक है, ये बात करता है, किस चीज की बात करता है? मेंटेनेंस की बात करता है वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को. क्या कहता है ये? कि अगर किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट मीन्स है, इफ अ पर्सन हैज अ सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन, किसको मेंटेन करना? हिज वाइफ, हिज माइनर चिल्ड्रन, हिज फादर और मदर. चिल्ड्रन लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों इंक्लूडेड हैं, ये याद रखना आप लोग. अगर उसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं और ये कंडीशंस हैं तो इनको उसको मेंटेन करना पड़ेगा. फॉर दिस केस वी आर जस्ट कंसर्न विथ वाइफ, कि वाइफ को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. तो 125 कहता है कि वाइफ को आपको मेंटेन करना पड़ेगा इफ यू हैव सफिशिएंट मीन्स. लेकिन क्या हमेशा करना पड़ेगा? नहीं. कुछ समय ऐसे भी होता है जब वाइफ को नहीं मेंटेन करना पड़ेगा. ज्यादातर कब? जब वो किसी गलती में हो. वो गलतियां कहां दे रखी हैं? 125(4) सीआरपीसी में. ठीक है, 125(4) सीआरपीसी हो, चाहे 144(4) बीएनएसएस का हो, 144(4) ऑफ बीएनएसएस का हो. ठीक है, क्या गलतियां दे रखी हैं मैं बताता हूं आपको. सबसे पहली बात, इफ अ वुमेन वॉज लिविंग इन एडल्ट्री, लिविंग इन एडल्ट्री, अगर किसी की वाइफ बाहर किसी और साथ रह रही है, एडल्ट्री में रह रही है. देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग इन एडल्ट्री एंड कमिटिंग एडल्ट्री. ठीक है, इस पे क्या डिफरेंस है वो अभी आपको समझा दूंगा. ठीक है, शायद डबल टी होता है. अगर वो एडल्ट्री में रह रही है तो वाइफ को मेंटेन करने के लिए हस्बैंड कोई भी मेंटेनेंस नहीं देगा. सेकंड क्या है? नो वाइफ इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री. सेकंड है, इफ विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड. मतलब अच्छे खासे पति पत्नी नहीं रह रहे थे, दोनों लोग अच्छे खासे रह रहे थे. पत्नी सुबह उठी, उसने कहा मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूं कहीं और रहूंगी जाके, मुझे पैसा दो आके. तो हस्बैंड कह रहा मेरी गलती क्या है भाई? तुम्हारे पास रीजन है? मैं तुम्हें मारता हूं, पीटता हूं, तुम्हें खाना नहीं देता हूं, क्या नहीं करता हूं जो तुम अलग जाके रह रही हो? वो करी नहीं, मैं तो रहूंगी, मैं तो रहूंगी. तो ठीक है भाई, रहो जाको, यू आर अ फ्री पर्सन. लेकिन कोर्ट कहता है ऐसे केसों में आपको मेंटेनेंस हम नहीं देंगे. कोई गलती नहीं थी उसकी जो आपको मेंटेनेंस होते. इसलिए विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन अगर शी रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड, और इफ दे आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट. तीसरा क्या है? ये मैं थोड़ा मिटा देता हूं. दूसरा जो क्या था कि विदाउट सफिशिएंट रीजन तुम रिफ्यूज कर रही हो पति के साथ रहना. दूसरा, तीसरा म्यूचुअल कंसेंट. तो इन तीन केसेस में पति जो है 125(4) में दे रखा है, पति की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है कि वो वाइफ को मेंटेन करे. कौन से तीन केस? लिव इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, इफ विदाउट सफिशिएंट रीजन शी रिफ्यूजेस टू लिव विथ हिम, एंड इफ बोथ ऑफ देम आर लिविंग सेपरेटली विथ म्यूचुअल कंसेंट. तो पति को नहीं देना है. ठीक है, ये हो गया 125(4). अब बस 2 मिनट लूंगा, मैं इस पे बात करना चाहता हूं, कमिटिंग एडल्ट्री एंड लिविंग इन एडल्ट्री, दोनों में अंतर क्या है? देखो, कमिटिंग एडल्ट्री का मतलब है कि ये एक महिला है, उसकी 2 हाथ हैं 2 पैर हैं. ठीक है, ड्राइंग मेरी एकदम बहुत बढ़िया है यार, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मजा आ जाएगा. ये महिला है, ठीक है. इफ अगर ये महिला एक बार जाके किसी एक पुरुष के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेती है और उसके बाद नहीं करती है, तो कमिटेड शी कमिटेड एडल्ट्री.
ठीक है, शी कमिटेड एडल्ट्री। लेकिन अगर ये महिला इस आदमी के साथ रोज रोज डेली सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है तो शी इज लिविंग इन एडल्ट्री। ये दोनों में जुडिशरी ने अंतर कहा है। मेरे ख्याल से ये पूरा बकवास है। ठीक है, शी कमिटेड एडल्ट्री, अगर आप सेक्शन 13 में जाएं हिंदू मैरिज एक्ट के, तो अगर एक महिला या पुरुष एक बार भी सेक्स कर लेते हैं किसी और व्यक्ति के साथ तो वो एडल्ट्री माना जाता है एंड इट इज अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। वहां आपने क्यों नहीं कहा कि लिविंग इन एडल्ट्री? यहां पे आप शी कमिटेड एडल्ट्री को कह रहे हैं कि नहीं, अगर उसने एक दो बार किया। पटना हाईकोर्ट का भी परसों का जजमेंट है, मैं में बैठा हूं, मैं बता रहा हूं। पर पटना हाईकोर्ट ने पता क्या कहा कि मेयर क्या कहेंगे, मोरल लैप्सेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एडल्ट्री। कि कुछ थोड़े बहुत मोरल लैप्सेस हो जाएं, इफ योर वाइफ इज किसिंग समबडी एल्स एंड देन आल्सो यू विल हैव टू मेंटेन योर वाइफ। तो ये सब है, जुडिशरी कह रही है। मेरे ख्याल से इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जुडिशरी कहती है कि इसमें बहुत डिफिकल्ट है, इस बहुत डिफरेंस है। और वो डिफरेंस इतना है कि इफ शी इज कमिटिंग एडल्ट्री, इफ शी हैज कमिटेड एडल्ट्री, आपको मेंटेन करना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर वो लिविंग इन एडल्ट्री है, रोज सेक्स कर रही है किसी और व्यक्ति के साथ या फिर रेगुलर इंटरवल पे कर रही है मतलब, तो फिर आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, तो आप मेंटेनेंस नहीं देंगे। लेकिन इफ शी हैज कमिटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी मैन once or two time or maybe she is committing it once in 6 month, तो आपको committed adultery में आ जाएगा। she committed adultery, she is not living in adultery and you will have to maintain herself. This is the law which is pure bullshit. okay, अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 9 पे। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट टॉक्स अबाउट रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या होता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का मतलब बताता हूं मैं। मान लो कि पति पत्नी में शादी हुई, अब मैं ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, पति पत्नी में शादी हुई, इन दोनों में अब लड़ाई होने लगी। पत्नी या पति जो है वो चले गए कहीं, एक छोड़ के चला गया, तो दूसरा आएगा और दूसरा कोर्ट में जाके कहेगा कि विदाउट एनी रीजन उसने मुझे छोड़ दिया, इसलिए एक डिक्री पास करिए और उसको एक तरीके से ऑर्डर करिए कि वो आए और मेरे साथ फिर दाम्पत्य जीवन में ऐसे ही जिए। कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ विदाउट एनी रीजन उसने छोड़ के चली गई है वो या चला गया है वो, तो कोर्ट डिक्री पास कर देती है ये वाली और कहती है जाइए, आपकी ड्यूटी है कि आप उसके साथ रहेंगे जाके। ठीक है, ये होता है, इसी डिक्री को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री कहा जाता है। अब अगर हम लोग सेक्शन 9 पढ़ें, व्हेन आइदर द हस्बैंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर, दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉन कर लिया है विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पिटीशन फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि स्टेटमेंट ट्रू था और कोई भी लीगल ग्राउंड नहीं है रिफ्यूजल का, ये ग्राउंड कहां दे रखे हैं? ये ग्राउंड वही ग्राउंड है जो सेक्शन 13 ऑफ HMA हिंदू मैरिज एक्ट है, मतलब वही ग्राउंड जिन पे डाइवोर्स दिया जा सकता है, देन इट मे ग्रांट डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। वही जो मैंने आपको समझाया यहां पे दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रेजेंट केस पे। आप सॉल्व करिए, आप जज बन गए हैं, होशियार तो आप हैं ही, तो अब जज और बन लीजिए आप। हर आदमी को आजकल मुंसिफ बनने का शौक चढ़ा है, विच इज अ वेरी गुड पोस्ट, यू आर गिविंग जस्टिस टू पीपल। खैर, अब मैं आपको एक केस देता हूं। ये पति है, ये पत्नी है, ठीक है, इनकी शादी हुई, इनमें लड़ाई होने लगी, पत्नी को मिसकैरेज हो जाता है। किस वजह से? क्योंकि पति के घर में उसके साथ क्रूएलिटी हो रही थी। ठीक है, पत्नी छोड़ के चली जाती है। अब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट का कोर्ट में ये पति जो है, P फॉर पति और W फॉर पत्नी, हस्बैंड लिख देता हूं, इंग्लिश में पढ़ाता हूं मैं। हस्बैंड चला जाता है कोर्ट, कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री मुझे दीजिए। कोर्ट पता नहीं क्यों लेकिन रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिक्री दे देती है। इसका मतलब कोर्ट ऑर्डर कर देती है वाइफ को कि गो एंड लिव विथ योर हस्बैंड, इनके साथ रहो जाके, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। ठीक है, अब पत्नी कहती है, पत्नी क्या कहती है कि मैं नहीं जा रही भाई,
मैं नहीं जा रही, आदमी मारता पीटता है, मैं क्यों जाऊं? अब क्या हुआ? अब पत्नी नहीं जा रही है, कोर्ट ऐसा थोड़े नहीं कि पुलिस बुलवा के भेज देगी। लेकिन पत्नी भी चुप नहीं बैठी। पत्नी का मैं जाऊंगी भी नहीं, और 125 में अभी रुको, एप्लीकेशन मूव करती हूँ मजिस्ट्रेट के यहाँ, मुझे मेंटेन भी करो, मैं अलग रहूंगी। ठीक है, पत्नी ने कहा मैं जाऊंगी भी नहीं और 125 का मेंटेनेंस भी मुझे चाहिए। तो हस्बैंड जो है उसने डिफेंस लिया, जो हमने क्या पढ़ाया था 125(4) में, कि विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन शी इज रिफ्यूजिंग टू लिव विथ मी, कि कोई सफिशिएंट रीजन है ही नहीं, कोर्ट कह रहा है कि रहो जाके, और ये फिर भी नहीं रह रही हैं और कह रही है 125 में। तो आप क्या करेंगे? आप बताइए, आप क्या करेंगे? अब लाइव क्लास होती तो पता चल जाता क्या करेंगे। खैर, इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसकी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कॉन्जुगल राइट के रेस्टिट्यूशन की डिग्री हो जाने भर से ये नहीं कहा जा सकता है कि उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हो सकता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री आपको मिल गई हो, अभी भी वो आपके घर में जाए, वाइफ हस्बैंड के पास जाए और उसको आप मारे पीटे उसके, या फिर वो गई और उसके साथ आपने क्रुएलिटी कर दी, तो मेयर पासिंग ऑफ डिग्री ऑफ conjugal right cannot be a ground to refuse maintenance under section 125 of CRPC। ओके, ये नहीं कि ये डिग्री आ गई तो रामबाण हो गया, अब तो मारेंगे पीटेंगे मजा करेंगे और तुमको रहना पड़ेगा, ये नहीं है। अगर वहां पे है कि वहां उसके साथ क्रुएलिटी हो रही है, वहां उसके साथ और चीजें ऐसी हो रही हैं, आप अडल्ट्री में रह रहे हैं, तो वो अलग रह सकती है। शी कैन लिव सेपरेटली एंड देन ऑल्सो यू विल हैव टू मेंटेन हर। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब आ जाते हैं इस केस पे, नोट्स मत बनाया करो, यू विल गेट एवरीथिंग हियर, एवरीथिंग इन दिस पीडीएफ। ठीक है, सब मिलेगा तुम्हें। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप ले सकते हैं। उसकी लिंक कहाँ मिलेगी? मेरे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के। कुछ नहीं, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। वही, हस्बैंड ऑब्टेन अ डिग्री अंडर सेक्शन 9 ऑफ HMA फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। वाइफ ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्रुएलिटी और इल ट्रीटमेंट होता है जिसके कारण मेरा मिसकैरेज हो गया है। हस्बैंड ने कहा कि भाई तुम नहीं जाओगी, तो ये रिफ्यूजल टू लिव विथ हस्बैंड का एक ग्राउंड बन गया, मतलब सफिशिएंट रीजन नहीं है तुम्हारे पास। फैमिली कोर्ट ने दे दिया, हाई कोर्ट ने रिजर्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने पहला क्वेश्चन पूछा कि क्या अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री मिल जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली बार कर दे रही है वाइफ को, कि नहीं अब तो तुम ले ही नहीं सकती हो मेंटेनेंस? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, ऑटोमेटिकली बार नहीं करती है, हम अदर फैक्टर्स भी देखेंगे। अगर उसके साथ क्रुएल्टी की जा रही है तो भले ही रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हो, वी विल नॉट, मतलब सॉरी, वी विल गिव हर मेंटेनेंस। ठीक है, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सफिशिएंट रीजन, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा बताया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसने यही कहा था कि इंडिपेंडेंटली एसेस करना चाहिए आपको, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री से ही नहीं देखना चाहिए, आपको इंडिपेंडेंटली भी एसेस करना चाहिए कि कोई ऐसे कारण हैं क्या जिनके कारण वो नहीं रह रही है वहां पे, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। कैन वेलफेयर प्रोविजंस लाइक सेक्शन 125 CRPC बी डिनाइड सोनली ऑन द बेसिस ऑफ रेस्टिट्यूशन डिग्री? नो। वही बात है, सिंपल समझ लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कि अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री आपको मिल जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मजबूरी हो गई है आपके साथ रहने की। अगर आप उसके साथ क्रुएल्टी करेंगे तो वो जा सकती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की डिग्री के बाद भी, और वो चली गई तो आपको 125 में मेंटेनेंस ठोक के देना पड़ेगा। 125(4) यहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, समझे? यही है जो है। ठीक है, आप कोई वीडियो कैसा लगा वो वाला मैं डायलॉग नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। जल्दी मिलते हैं आपसे किसी दूसरे केस को लेके। टॉप 100 केस समरी। आई होप तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि देखो भाई टाइम बचा नहीं है, 6 महीने बचे हैं। अगर आपने जुडिशरी की तैयारी कर रखी है तो आपके लिए आसान होगा, अगर नहीं कर रखी है तो भाई फुल फ्लैश तैयारी शुरू कर दो, फुल फ्लैश तैयारी शुरू कर दो। आपको केस समरी जो लेटेस्ट आने उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हम लोग यहाँ करा देंगे। टेलीग्राम पे आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, वहाँ पे आप ले लीजिए जाके, और अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से। क्योंकि देखो एनीथिंग बिलो टॉप 50, समझे, टॉप 50 के नीचे कोई रैंक नहीं होती है, मजा नहीं आता है भाई। ये टारगेट करो, और तभी PSU टारगेट करो, यही सब चीजें टारगेट करो, टारगेट फॉर द बेस्ट थिंग।
जब तुम वो कहावत नहीं है कि व्हेन यू एम फॉर द मून यू विल लैंड ऑन द स्टार, ऑल्दो टेक्निकली इट इज़ अ रॉन्ग कहावत, लेकिन समझ रहे हो, भावनाओं को समझो। तो वही करो, टॉप 50 टारगेट करो, टॉप 10 टारगेट करो, टॉप 20 टारगेट करो, टॉप 100 में तो आ ही जाओगे। बाय।